हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब। तो तैयार हैं आज की क्लास के लिए जीके जीएस की अपनी? ठीक है, तो जैसे कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि अपनी सीरीज़ जो है वो जीके जीएस की चल रही है। ठीक है, और साइड वाइज जो है वो मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी आ रही हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है अपनी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। किसी भाई को कोई डाउट वगैरह रहता है कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हिंदी वाले जो भाई हैं उनके लिए हिंदी में टाइप किए हुए हैं और इंग्लिश वाले भाइयों के लिए इंग्लिश में। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? केमिकल कंपाउंड फार्मूला, केमिकल कंपाउंड फार्मूला ऑफ एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल का केमिकल कंपाउंड फार्मूला जो है वो क्या होता है? चार ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि चारों का चार का जो है हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर ए की, CaCO3। तो ये किसका जो है वो होता है? ठीक है, CaC3 किसका होता है फार्मूला? ये होता है लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन क्या होता है मेरे भाइयों? चूना पत्थर। ठीक है, चूना चूना पत्थर जो होता है वो होता है लाइमस्टोन। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, CH3COOH। ठीक है, जो कि होता है एसिटिक एसिटिक एसिड का। साथ साथ में सभी दोस्त जो हैं वो लिखते जाइएगा। नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठेगा, जो कि एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसी के सिवा बात करते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर डी की, CHCl3। ठीक है, जो कि किसका होता है? क्लोरोफॉर्म का। किसका होता है भाइयों? क्लोरोफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद स्टेट्स एग्जीक्यूटिव। स्टेट्स एग्जीक्यूटिव के साथ कौन सा जो है वो आर्टिकल डील करता है? ठीक है, स्टेट के रिलेटेड जो भी काम होते हैं स्टेट की कार्यपालिका में, ठीक है, उनमें कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं या डील करते हैं उनके साथ। तो आर्टिकल नंबर 153 से लेके आर्टिकल नंबर 167 तक जो है ये आर्टिकल उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 153 क्या कहता है कि हर एक स्टेट में गवर्नर होना चाहिए जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया गया हो। आर्टिकल नंबर 154 क्या कहेगा कि गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से याद रखिए कि 153 से 167 तक होते हैं और ये सभी स्टेट्स के ही होते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नर होगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, इसके स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आएगा, वही सब होगा। और किसी क्लास में जो आपको ये भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्लास का? विच वाटरवे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिए। इसमें दो जो नाम बनते हैं वो इंपॉर्टेंट, एक बनता है स्वीज कैनल और एक बनता है पनामा। ठीक है, तो बात करते हैं हम इनमें से कौन सा जो वाटरवे है अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। इनमें से कौन सा जो है अटलांटिक और पैसिफिक इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, तो अटलांटिक और पैसिफिक को कौन सा जोड़ेगा? ये जोड़ेगा पनामा शहर। ठीक है, सॉरी शहर नहीं, पनामा नहर। ठीक है, ये एक मैन मेड है, याद रखिएगा। पनामा जो है ये मैन मेड है। ठीक है, इसकी अगर लेंथ की बात कर ली जाए तो 82 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। ठीक है, पनामा की कितनी है? 82 किलोमीटर। और अगर कई बार पनामा के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ या कौन से एरियाज़ को, तो एरियाज़ की या कंट्रीज़ की बात की, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को ये सेपरेट करता है। किस किस को करता है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। साथ साथ में सभी दोस्त रिपीट करते जाइए, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है, मैन मेड है। ठीक है, 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर बात की जाए ओशियंस की तो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो है इन दोनों को अलग जो है वो करता है। इसके सिवा हम बात करते हैं स्वीज़ कैनल की। ठीक है, तो स्वीज़ कैनल की बात की जाए मेरे भाइयों, ये अगर बात की जाए सेपरेट किस किस को करता है, ये करेगा सेपरेट अफ्रीका एंड एशिया को। किस किस को करेगा? अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करेगा। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए कौन सी कंट्री में है, तो इजिप्ट जो है, जिसे पिरामिड जहाँ पे बहुत से पाए जाते हैं, वहाँ में ये है। क्लियर है यहाँ तक? किसी अगर क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नरेगा की। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो थी इंडिया के द्वारा जो है वो की गई थी, जिसे हम नॉर्मली नरेगा के नाम से, MG नरेगा या फिर नरेगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो स्कीम जो है वो किसके द्वारा या किसके अंडर जो है वो फ्लैगशिप में आई थी। ठीक है, सभी आंसर्स पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे साथ साथ में।
क्या सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री थी, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की थी, या फिर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, या फिर रूरल की? देखिए, अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं मालूम होते, ठीक है, उनको किस तरह से टैकल करना होता है कि अगर बात यहाँ पे हो रही होती है हेल्थ की या हॉस्पिटल्स की, जब ऐसा कुछ, तो हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ जा सकते थे। बात हो रही होती शहरों की तो हम अर्बन अफेयर के साथ जा सकते थे, ठीक है। बात हो रही होती न्याय की या जस्टिस की, ऐसी कुछ, तो हम सोशल जस्टिस के साथ जा सकते थे। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र वालों को दी जा रही है, तो रूरल डेवलपमेंट भी यहाँ पे है। तो हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, जिन्हें हम तुक्का मारना कहते हैं, इस तरह से अगर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। इस स्कीम के अंडर क्या था कि 100 डेज़ का जो है वो हमें काम मिलेगा, ठीक है, 100 डेज़ का हमें काम मिलेगा। ये स्कीम जो है वो एक्ट में कब आई थी? 2005 में। कब आई थी? 2005 में आई थी। इस स्कीम के अंडर क्या कहा गया था कि अप्लाई करने के 15 डेज़ के अंडर या विद इन 15 डेज़ आपको काम मिल जाएगा। अगर आपको काम नहीं मिलता तो आपको कंपनसेशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड टोटल एक्सपेंडिचर। बजट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो टोटल एक्सपेंडिचर को जो है वो किस में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, वो हम नॉर्मली क्लासिफाई करते हैं प्लान और अनप्लैंड एक्सपेंडिचर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। प्लान और अनप्लैंड होगा या नॉन प्लान, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डांसिंग लेजेंड, ये स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में कीजिए इसको साइन। जो क्वेश्चंस में मैं स्टार मार्क करता हूँ, इंपॉर्टेंट करता हूँ, उनको आप जो है वो याद कीजिए अच्छे से करके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी हैं, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है यंगेस्ट की, ठीक है, पद्म भूषण मिला था जिनको 1992 में, डांसिंग लेजेंड, ठीक है, डांस की कैटेगरी में। तो ये मैं आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में भी आई थिंक करवा चुका हूँ। सोनल मान सिंह, कौन है? सोनल मान सिंह, जो कि किससे कौन से डांस फॉर्म से हैं? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम आप सभी को मैंने बताया था भाई कौन सी स्टेट का जो है वो क्लासिकल डांस है। जल्दी से सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आने दीजिए। क्लासिकल डांस कौन सी स्टेट का है? भारतनाट्यम, ठीक है। और टोटल हमारे क्लासिकल डांस कितने हैं, कितने कितने बच्चों को वो याद हैं? जल्दी से आंसर आने दीजिए। भारतनाट्यम से मिलते जुलते और दो नाम याद रखिए, मलिका और यामिनी, ठीक है, मलिका और यामिनी, ये दो नाम के ऊपर भी क्वेश्चन जो आपको बनते हुए दिखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, भारत में, भारत की बात की जा रही है, भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टूवर्ड द साउथ। अक्टूबर नवंबर में क्या होता है? सूर्य जो है वो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ जो है वो मूव करता हुआ हमें दिखता है, जिस वजह से नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कमज़ोर होते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो है मानसून ट्रो, ठीक है, मानसून ट्रो, जिसे हम मानसून गर्त भी कहते हैं हिंदी में। ये आपके लिए एक ट्रो वर्ड जो है ये नया हो सकता है। ट्रो वर्ड क्या होता है कि एक लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक जो है एक एरिया होता है ट्रो, ठीक है। तो मानसून ट्रो जो होता है नॉर्थ प्लेन में वो कमज़ोर होने लग पड़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। और ये चार कैटेगरीज होती हैं इनकी, अपर लेवल ट्रो की, लीड ट्रो की और इन्वर्टर ट्रो की, ठीक है। इनमें क्या क्या होता है, बात करें अगर हम सबसे पहले अपर लो की, तो इसमें जो है वो प्रेशर जो है ना लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उस रीजन में, ठीक है, उस रीजन में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रहता है। और लीड रो की बात करें तो इसका डायरेक्ट जो है वो मानसून सीजन से लिंक नहीं होता, ये माउंटेन रेंजेस जो होती हैं ना ये उन साइड्स का रहता है, ठीक है। और जो बात करते हैं इन्वर्टेड की, ठीक है, तो इसमें भी लो प्रेशर रहता है बट वर्टिकली होता है एटमॉस्फेयर के, ठीक है, एटमॉस्फेयर के वर्टिकली प्रेशर रहता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? मानसून ट्रो, जिसकी वजह से नदरन प्लेन में जो है वो वीक हो जाता है। चलिए जी, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जो है वो किस विमेन ने लाया था एशियन गेम्स 2022 में, ठीक है। तो पलक गुलिया, ठीक है, पलक गुलिया, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराने का नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में सिंपल सा बोला ये गया हुआ है, ठीक है, कि एक ट्रायंगुलर फ्रेम होता है जो कि यूज़ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंस एंड कर्व्ड मिरर। जो कि कर्वेचर ऑब्जेक्ट्स हो गए या कर्व्ड लेंस या मिरर जो हैं जिनको स्पेरिकल शेप में होते हैं, उनका जो है वो रेडियस मेज़र करने के लिए कौन सा जो है ऑब्जेक्ट जो है या इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होता है, सिंपल सी,
ठीक है। नहीं आपको मालूम है, मैंने आपको पीछे भी अभी एक क्वेश्चन में बताया रूलर नरेगा वाले में कैसे दिखाना है। इन्होंने पूछा है विच आर इन स्पेरिकल इन शेप, स्पेरिकल हैं, ठीक है। अगर आप बाकियों का नहीं मालूम आपको, मान लीजिए ये एक वर्ड मिलता है ना स्पेरिकल से, स्पेरोमीटर, मिलता जुलता है कि नहीं मिलता, बताओ, खुद बताओ, मिल रहा है ना। ये मैं इन केस बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है तो भाई करना तो है ही, ठीक है। तो मिलते जुलते वर्ड्स तो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर भी जो है वो हमारा मिलता जुलता बिल्कुल सही होगा। स्पेरोमीटर जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कर्वेचर रेडियस वाले ऑब्जेक्ट्स को, और लेंस मिरर जो कि स्पेरिकल शेप में होते हैं या कर्व्ड होते हैं, उनका रेडियस मेज़र करने के लिए। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए का होता है, स्मॉल यूनिट्स में बनता है, ठीक है, वो किसका बनता है, ठीक है। डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसके स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो किसके बनते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है, न्यूक्लियोटाइड जो है बिल्कुल सही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं। और अगर क्लास अच्छी लग रही है मेरे भाइयों, क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आ रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। साथ साथ में जो है वो लाइक भी वीडियो को करते जाइए ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको क्लास जो है वो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, कुछ आपको नया सिखाने वाले हैं। तो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन में किसकी, बैडमिंटन की, ठीक है। बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। बैडमिंटन में जो है कार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसी गेम्स में दिए जाते हैं। तो उन्होंने सिंपल पूछा है कि ब्लैक कार्ड जो है, ब्लैक कार्ड हम बैडमिंटन में किस टाइम पीरियड पे देते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड जो है वो हम कब देते हैं, जब सस्पेंशन करनी हो या सस्पेंड करना हो, फॉल्ट होने पे, डिस्क्वालिफिकेशन पे, या फिर वार्निंग पे। तो किस पे देंगे हम ब्लैक कार्ड, जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले मेन होता है वार्निंग, ठीक है। तो वार्निंग में हम कौन सा कार्ड देंगे, उसको येलो देंगे। कौन सा देंगे, येलो कार्ड देंगे। और जब डबल येलो कार्ड हो जाएगा, ठीक है, जब डबल येलो कार्ड हो जाएगा तो उसको उस गेम से सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। और ब्लैक कार्ड जो है एट द एंड दिया जाता है, ये दिया जाता है किसके लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन कब होती है, जब हम उसे ब्लैक कार्ड दे देते हैं, ठीक है। एक रेड कार्ड भी यहाँ पे मेंशन होता है। तो रेड कार्ड कब दिया जाता है मेरे भाइयों, जब प्लेयर जो है, ठीक है, ज़्यादा ही मिसबिहेव या मिसकंडक्ट कर रहा है अदर प्लेयर्स के साथ, जहाँ गेम्स में या रेफरी के साथ, तो तब जो है वो रेड कार्ड दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के सेंसस के ऊपर भाई बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं और बनेंगे डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि अभी का सेंसस जो है वो नहीं हुआ है। तो मैं आपसे लास्ट क्लास में भी ये कह रहा था कि इस चीज़ को जो है वो पकड़ के रखिए। तो इसमें बात कर रहे हैं कि मेल लिटरेसी रेट जो है वो 2011 में, ठीक है, 2011 में कितना था। 2011 की जनगणना में मेल लिटरेसी रेट कितना था। तो 2011 की जनगणना में मेल लिटरेसी रेट था 82.14%। ये इंडिया की बात हो रही है। और अगर बात कर ली जाए फीमेल की, तो फीमेल का था 65.46%, अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही था कुछ, ठीक है। 46% जो है ये फीमेल का था, ठीक है। और अगर ऑल ओवर लेवल पे इंडिया की बात कर ली जाए, ठीक है, टोटल इंडिया का रेट जो है वो, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया लिटरेसी रेट कितना था, तो 70.04% जो है वो लिटरेसी रेट था, ठीक है। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, आप सभी को मालूम है, केरला, ठीक है। केरला का ऑलवेज ऊपर रहता है, ठीक है। और लोएस्ट में बात की जाए तो लोएस्ट में अपना बिहार है, ठीक है। अपने बिहार का जो है वो लोएस्ट रहता है। बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है अभी बिहार में, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात भी है, ठीक है। चलिए इसके सिवा, हाँ इतना ही फ़िलहाल, इतना ही कीजिए। बाकी जो कुछ और क्वेरीज रहेंगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्वेश्चन में साथ साथ में कवर करवाते हुए चलेंगे। यहाँ पे बात इस क्वेश्चन में एक समझने वाली ये है, बायोफ्यूल्स को क्या होते हैं बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ बायोफ्यूल। इनमें से एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हम बायोफ्यूल की कैटेगरी में ऐड जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है, बायोफ्यूल की। सबसे पहले बात आती है मेरे भाइयों, बायोफ्यूल जो है वो होते क्या हैं, ठीक है, क्लियर है। बायोफ्यूल्स वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ना जो, ठीक है, रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उनसे हम बनाते हैं, जैसे प्लांट हो गए, एल्गी हो गई, ठीक है, इन तरह के, ठीक है। अब गोबर गैस समझिए, गोबर गैस ऑप्शन समझिए,
ये गोबर से बनता है भाई, ठीक है। काऊ डंक होता है, बफलो डंक होता है, उससे बनती है गोबर गैस, ठीक है। बायो एथेनॉल जो है ये भी उसी से बनता है, बायो डीजल जो है ये भी उन्हीं से बनता है, ठीक है। तो ये बायोफ्यूल्स में ये सब आ जाएंगे, क्लियर है। और जो सीएनजी की बात यहाँ पे की गई है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि नॉर्मली अभी सिटीज़ में यूज़ हो रहा है सीएनजी करके, ठीक है, ये जो है ये बायोफ्यूल्स के अंडर नहीं आता है, क्लियर है। ये बायोफ्यूल्स के अंडर सीएनजी जो है वो नहीं आता है। अगर बायोफ्यूल्स के अंदर नहीं आएगा तो किसके अंदर आएगा, तो सीएनजी जो है मेरे भाइयों ये फॉसिल फ्यूल्स में आता है। किस में आता है, फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है, क्लियर है, फॉसिल फ्यूल में ये आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज पंडित जसराज कन्फर्ड विद पद्म विभूषण। तो पंडित जसराज जो हैं वो सन 2000 में हुए थे और ये हरियाणा से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे, अपने हरियाणा से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिवाली फेस्टिवल्स, हाँ दिवाली की बात की गई है यहाँ पे। दिवाली जो है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, यहाँ पे बात की गई है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर कौन सा होता है, जिसमें देसी महीने होते हैं। देसी महीनों के नाम होते हैं ना, चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, ठीक है, कार्तिक हो गया, मगधा हो गया, फाल्गुन हो गया, ये देसी महीनों के नाम होते हैं। डोंट वरी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया रहेगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे देता हूँ। वीडियो शेड्यूल होने के बाद ही आपको जो है ये मिल जाएगा, ठीक है, ये सारी लिस्ट मिल जाएगी देसी महीनों के नाम की, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा सभी दोस्त, टोटली फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। बस उसका आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, ठीक है, और कोई क्लास आपकी मिस नहीं होगी, और साथ में बीच बीच में आपको पीडीएफ भी जो है वो फ्री मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सभी दोस्त व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये लिस्ट जो है आपको दे दूँगा। तो बात करते हैं दिवाली की। तो दिवाली कौन से महीने में आती है, कार्तिक के महीने में। कौन से महीने में, कार्तिक के महीने में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते हुए चलिएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला चीफ मिनिस्टर, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, पहला चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर स्टेट आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। देखिए इस टाइम पे मैसूर जो है वो एक कर्नाटका के अंडर आता है, ठीक है, बट पहले कर्नाटका को मैसूर के नाम से जाना जाता था। कर्नाटका को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। और इसके सबसे पहले जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है सीएम कौन बने हैं, के चेंगलारू, ठीक है, रेड्डी। चेंगलारू रेड्डी जो हैं ये कर्नाटका के सबसे पहले सीएम बने हैं। और अभी आप सभी दोस्तों को एक प्यारा सा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दे रहा हूँ। करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटका के, करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटका के। जिस भाई को भी मालूम होगा ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि करंटली कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जो है वो भी कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर है। देखिए हमने एक इसमें टाइप कवर कर लिया है ज्यूरिसडिक्शन वाले में। कौन सा टाइप कवर कर लिया है, आर्टिकल 131 वाला, जिसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है, ठीक है, आर्टिकल 131 उसमें यूज होता है। और इसमें मैटर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे भाइयों ये स्टेट और बसेस सेंटर के जो मामले होते हैं, लफड़े होते हैं, उनको हैंडल करता है, ठीक है। हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे स्टेट की, ठीक है, हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट में रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो होता है, ठीक है, जो कि किस आर्टिकल के अंडर आता है, जो कि किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 32 की। आर्टिकल नंबर 32 जो है सबसे ऊपर दिया गया है, इसे क्या कहा जाता है, आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये किसके द्वारा कहा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्या कहा जाता है, जो इसको मेनली जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से मेनली जो है वो जाना जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 346 की। कौन से आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 346। तो आर्टिकल नंबर 346 क्या कहता है भाई, ऑफिशियल लैंग्वेज पे बात करता है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, पर कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये बात करता है सभी स्टेट्स की एक कॉमन ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे अगर आपको इंडिया में, अपने भारत में हिंदी आती है, तो आप किसी भी राज्य में चले जाएंगे तो आपको वहाँ कोई ना कोई हिंदी बोलने वाला जो है वो ज़रूर दिखेगा, चाहे वो
पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, चाहे उस स्टेट का लिटरेसी रेट बिल्कुल डाउन हो बिल्कुल हाई हो, डजेंट मैटर, हिंदी जो है एक कॉमन लैंग्वेज बन गई हुई है। ठीक है, साउथ में चले जाइए, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हिंदी जो है वो ऑलमोस्ट बोली जाएगी। तो यही कहता है आर्टिकल नंबर 346। और आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी के साथ आर्टिकल नंबर 21A आता है, जो कि हमें क्या देता है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो है वो हमें आर्टिकल नंबर 21A देता है। और बचता है हमारा लास्ट में ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है, आर्टिकल नंबर 226 जो है, ठीक है, जिसके अंदर रिट जुरिडिक्शन जो है वो आती है। ठीक है, और रिट्स आप सभी को मालूम है कितनी रिट्स होती हैं भाई? रिट का मालूम है ना कितनी रिट्स लगती हैं? इसके अंदर जो है हम आर्टिकल 226 के अंदर रिट जो है वो पेश कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जिसमें 5 रिट्स होती हैं। ठीक है, 5 रिट्स होती हैं। हैबियस कॉर्पस, दूसरी होती है मैंडेमस, तीसरे नंबर की होती है प्रोहिबिशन, चौथे नंबर की होती है क्यूबरेंटो, ठीक है, और 5वें नंबर पे आती है सर्शरी। ठीक है, क्लियर है? ये 5 रिट्स जो हैं वो होती हैं। ये आपको करवा चुका हूँ कवर, फिर कभी जो है वो नेक्स्ट क्लास में भी करवा दूंगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में होते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं Fe2+ में, आयरन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। क्या कहते हैं इसको? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी, नेल्सन मंडेला की जो है ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। नेल्सन मंडेला जो है वो कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे, ब्लैक। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। क्लियर है? बाकी महात्मा गांधी जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, इन सभी का आपको मालूम है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरावतेश्वरा टेम्पल जो है तमिलनाडु में वो किसके द्वारा बनाया गया था? एरावतेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी से आंसर सभी दोस्ताने दीजिए। राजा राजा चोला जो हैं ये कहाँ के रूलर हैं भाई? ठीक है, राजा राजा चोला जो हैं ये कहाँ के रूलर हैं? ये वहीं के, तमिलनाडु की साइड के हैं, साउथ के। ठीक है, सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये द्राविडियन आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। ठीक है, कौन से में? द्राविडियन आर्किटेक्चर, द्राविडियन आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप सिंह की बात करें तो ये जयपुर राजस्थान। ठीक है, फिर महाराजा सवाई जय सिंह, ये भी जयपुर राजस्थान। और आंसर हमारा आता है राजा राजा चोला 2, जिनके द्वारा जो है ये बनाया गया है तमिलनाडु का टेम्पल। ठीक है, तो ये टेम्पल जो है ये यूनेस्को के अंडर भी आता है, यूनेस्को के अंडर भी आता है। क्लियर है सभी दोस्तों को? किसी क्वेश्चन में अभी तक कोई डाउट रहा हो, कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आज की क्लास के हमारे 20 क्वेश्चंस जो थे वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन का आपको टारगेट दिया था। जिन बच्चों ने 15+ कर लिया हैं बहुत बढ़िया, जिन बच्चों से नहीं हुए हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया कहना चाहूँगा, क्योंकि डोंट वरी, अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाइए, रिवीजन कीजिए क्लासेस को, क्वेश्चंस को बार बार याद कीजिए। डेफिनेटली एग्ज़ाम तक आते आते पॉइंट, एग्ज़ाम के पॉइंट तक आते आते यही क्वेश्चंस जो आपके टिप्स पे होंगे और आप एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करते हुए दिखेंगे। ठीक है भाइयों, तो कंटिन्यू बने रहना है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, कंटिन्यू क्लासेस में बने रहना है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। जाते जाते सभी बच्चे जो हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नए क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।